जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 और आपकी कोर्स बुक का यूनिट 4 आपके सामने डिस्प्ले है जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स IAS 11 के मुतालिक है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत में हमने क्या करना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस पे हमें क्या गाइड करते हैं, ये हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशंस यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इन विच टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व, एक एसेट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और जो दूसरे हैं वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट एक तो लाजमी चीज़ है। नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सच एज मैप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन फॉर डिमोलिशन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स, ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होते हैं। बेसिकली दो तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें होता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू पे और रिसीव फिक्स प्राइस आइदर पर यूनिट प्रोड्यूस और लम्प सम एज ए कंसिडरेशन। यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप एक फिक्स प्राइस कोट कर देते हैं। सपोज आप ये बिल्डिंग 25 मिलियन की बना के देंगे या पर स्क्वायर फीट आपका रेट होगा 3000 रुपीज। तो या पर यूनिट में रेट स्पेसिफाई कर देते हैं, या लमसम रेट होता है। इसे कहते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जो एक हिसाब से फिक्स हो जाता है और टाइम पीरियड भी फिक्स हो जाता है कितने टाइम में आप बना के देंगे। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें होता यह है कि कस्टमर जो होता है वो कहता है कि जितना भी खर्चा हुआ एक्चुअल प्राइस एक्सपेंसेस वो मैं आपको रिइंबर्स कर दूंगा, प्लस एडिशनल प्रॉफिट या सर्विस चार्जेस आप चार्ज कर सकते हैं। वो 10% हो सकते हैं, वो 20% हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो दो तरह के ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब हमने इसमें करना क्या है, ये स्टैंडर्ड हमें बेसिकली गाइड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मालूम कर लें और कॉन्ट्रैक्ट कास्ट मालूम कर लें, और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कास्ट माइनस करके जो अमाउंट है उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दर्ज कर लें। अच्छा, अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की बात करते हैं। इसके अंदर वो सारी अमाउंट शामिल होती हैं जो सबसे पहले आपने कस्टमर के साथ एग्री की हो, और फिर उसमें जो वेरिएशंस आई और टर्म्स एंड क्लेम्स में कोई और इंसेंटिव्स या क्लेम पेमेंट वगैरह इसमें शामिल हो। तो सबसे पहली बात है कंसिडरेशन और प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस एग्री हो, चाहे वो फिक्स्ड हो या पर यूनिट में, वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पहला हिस्सा वो बनती है। उसके बाद वेरिएशन इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो अमूमन ये लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 2 3 या 4 साल के। तो उसमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, कोई रॉ मटेरियल शॉर्ट हो सकता है। तो उसमें कहा जाता है कि अगर एक खास कास्ट 10% से ज्यादा बढ़ गई तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के अंदर हम उसको चार्ज करेंगे। उसके बाद एक और हिस्सा होता है क्लेम्स। ये वो कॉस्ट होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है इनकर कर चुका होता है और अभी तक उसको रीइंबर्स नहीं हुई होती। तो वो क्लेम्स की सूरत में रिकवर कर सकता है, क्योंकि उस सूरत में कॉन्ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं होती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए वो कॉस्ट इनकर करना जरूरी होती है। फिर इंसेंटिव्स पेमेंट है। हर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंसेंटिव्स पेमेंट रखी जाती हैं कि वैसे तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप 3.5 साल में मुकम्मल कर दें तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का 10% और देंगे, क्योंकि हर बिजनेसमैन या हर कंपनी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कंप्लीट हो। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बेसिकली 4 हिस्से बनते हैं। नंबर 1 प्राइस जो एग्री हो, नंबर 2 वेरिएशंस जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर है, नंबर 3 इंसेंटिव पेमेंट एंड नंबर 4 क्लेम्स। इन चारों का टोटल करेंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आएगा। अच्छा, अब दूसरी साइड पे होती है कॉन्ट्रैक्ट कास्ट। कॉन्ट्रैक्ट कास्ट में डायरेक्ट कास्ट शामिल होती है, जिसमें कास्ट ऑफ लेबर, मटेरियल, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फ्रेट चार्जेस, रेंटल ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी, कास्ट ऑफ डिजाइनिंग, टेक्निकल वर्क, मैप्स वगैरह, ये सारे शामिल होते हैं। फिर कुछ जर्नल कास्ट होती है जो डिफरेंट एक्टिविटीज को चार्ज की जा सकती है, जैसे ओवरहेड्स कास्ट वगैरह हों। इसके अलावा कुछ अदर कास्ट होती है जो टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत स्पेसिफाई की जाती है कि अगर ये कास्ट इनकर होगी तो हम आपको चार्ज करेंगे, और अगर इनकर नहीं होगी तो फिर चार्ज नहीं की जाएगी। फिर कुछ कास्ट कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड की जाती है, और इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल इक्विपमेंट वगैरह उसको चार्ज नहीं करना। तो कॉन्ट्रैक्ट कास्ट के भी इस तरह 4 हिस्से होते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड कास्ट, नंबर 2 एट्रीब्यूटेबल कास्ट, जैसे ओवरहेड एक्सपेंसेस को एट्रीब्यूट किया जाए, नंबर 3 स्पेसिफिकली चार्ज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और माइनस कर दें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनकर नहीं हुई हुई। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है, कब इसकी एंट्रीज पास करनी है और कॉन्ट्रैक्ट कास्ट की, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हमने देखने हैं। नंबर 1 आउटकम। अगर टोटल प्रॉफिट कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलायबली मेजर किया जा सके तो
वो देखना होता है। फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप देख लें, अमूमन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड होता है उससे ज़्यादा मुद्दत के होते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर साल बनानी है। तो फिर क्या करें, एक तरीका होता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मुताबिक देख लें कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, उसके मुताबिक रेवेन्यू और कास्ट इनकर कर दें। अगर कोई लॉस एक्सपेक्टेड आपको लग रहा है तो उसको आप दर्ज कर दें। तो इसमें फिर जो गाइडेंस होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम कैसे हम रिलायबली डिटरमिन करें। उसमें इन केस ऑफ फिक्स कास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जब आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता हो और इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको पता हो कि हमें रेगुलर पेमेंट्स मिल रही हैं और कास्ट ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपको मालूम हो, तो उस सूरत में आप उसकी बेस पे दर्ज कर देते हैं। और यहाँ पे इस चीज को लिखा जाता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट का कैसे मालूम करते हैं, दो मेथड है। एक है कास्ट टू डेट मेथड कि अभी तक कास्ट कितनी लग चुकी है। उस सूरत में हम कास्ट टू डेट इनकर्ड लिखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल कास्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमें पता चल जाता है कि अभी किस स्टेज पे है या कितनी कास्ट हमारी इनकर हो चुकी है। एक दूसरा तरीका है सर्टिफाइड वर्क कंप्लीशन का, ये क्वालिफाइड सर्वेयर या इंजीनियर करता है। सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे भी मालूम किया जा सकता है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के ये दो फार्मूले हैं, दोनों को यूज किया जा सकता है। और दोनों के अपने ही बेनिफिट्स हैं। एक कॉस्ट का फार्मूला है और दूसरा सर्टिफाइड वर्क कंप्लीशन का है। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जाएगा, जिस पीरियड के रेवेन्यू होंगे उस पीरियड की कास्ट रिकॉग्नाइज की जाएगी। अच्छा, ये उस सूरत में होता है जब आउट ऑफ कम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेजर रिलायबली, लेकिन अगर ये इसको रिलायबली मेजर ना किया जाए सके तो उस सूरत में रेवेन्यू उतने रिकॉर्ड किया जाएगा जितनी कास्ट इनकर हो चुकी है। तो इस हवाले से एग्जांपल्स भी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अच्छा, फिर इसमें दो तीन और चीजें हैं। एक तो कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन का काम कर रही होती हैं वो बहुत से साथ साथ और भी कॉन्ट्रैक्ट्स चला रही होती हैं। तो बाद दफा ग्रुप ऑफ एसेट्स सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे लगे होते हैं, बाद दफा ग्रुप ऑफ एसेट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में है। यानी एक मशीनरी है, उसके जरिए 4 घरों का काम आप कर रहे हैं और आपने 4 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए। तो आप उनकी सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब कि हर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेटली डील करें, सेपरेट उनको ट्रीट करें और सेपरेट उनका कास्ट और रेवेन्यू मालूम करें। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप उनको कंबाइन कर लें। कंबाइनिंग में वो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने किया तो होता है, लेकिन आप फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनको कंबाइन कर सकते हैं अगर टर्म्स एंड कंडीशन के तहत वो एक यूनिफाइड पैकेज बन पाए और उसमें इंटर रिलेटेड एसेट्स यूज हो रहे हों और आप उनको एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हों। अच्छा, जो एडिशनल एसेट्स कंस्ट्रक्शन में साथ डेवलप किए जाते हैं या पहले से कोई डिमोलिश करने होते हैं, उनका भी साथ रेवेन्यू और उसी के मुताबिक और कास्ट मेंशन की जाती है। ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं जिसमें कॉस्ट इनकर दी हुई है, ईयर 1 2 3 4 5, कम्युलेटेड कास्ट भी दी हुई है, एस्टिमेटेड बजटेड टोटल कास्ट भी है, एस्टिमेटेड कास्ट टू कंप्लीट दी और परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड है यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमने किसी भी इस चीज को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखें कौन सा मेथड यूज करना है। यहाँ पे क्योंकि आउटकम रिलायबली मेजर किया जा सकता है तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज किया जाएगा। टोटल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है और टोटल प्राइस 20 मिलियन है। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो मेंशन किया गया है। रेवेन्यू हर साल का मालूम कर लें, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को टोटल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दें, उतना रेवेन्यू होगा। एक्सपेक्टेड कास्ट जो है हर साल की, वो भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से मेजर कर लें। तो रेवेन्यू को भी मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से और एक्सपेक्टेड कास्ट को भी, और उसकी बेस पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस हर ईयर का आप मालूम कर सकते हैं। ये नीचे कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इस तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सपेक्टेड लॉसेस होने लगे, यानी आपको लगे कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पोस्ट 650 थी, कास्ट अभी तक 430 लग गई है और 230 और कास्ट लगनी है, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको एक्सपेक्टेड है कि अब लॉस ही होगा। तो लॉस की सूरत में फौरी तौर पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस रिकॉग्नाइज कर लें। इसके बाद इस टेंडर के एंड में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि आपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं अपनी कंपनी की, उसमें जितने भी आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का टोटल रेवेन्यू मेंशन कर दें जो रिकॉग्नाइज किया है और कौन सा मेथड आपने रिकॉग्नाइज किया है, यूज किया है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने में। उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे आपने कैलकुलेट की, वो कॉस्ट बेस की या वर्क सर्टिफाइड की बेस पे की, उसको भी मेंशन कर दें। ये एंड पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं तो बिल्कुल आसान सी हैं, उसी मेथड पे ही कॉस्ट दी हुई है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपने मालूम करना है कॉस्ट की बेस पे और उसकी कोई मल्टीप्लाई कर दें रेवेन्यू से और उसको मल्टीप्लाई कर दें कास्ट से, ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो इनकी प्रैक्टिस कर लें और मजीद भी आप लोगों का कोई एक और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लें।
बस इसमें आपने सिंपल ये काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मालूम करनी है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी है, और ये तब होगी